हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम लोग 3 आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। एक निर्वाचन आयोग होगा, एक लोक सेवा आयोग होगा और फिर एक वित्त आयोग होगा। सभी के बारे में हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके जितने भी पहले लेक्चर है वो थोड़ा आपका बड़ा लेक्चर था और उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने लाया था और इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले योग्य था। और अब जो लेक्चर है दोस्तों, संभवतः 10 से 12 दिन में आपका संविधान का जो पूरा सीरीज है ये समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नए सब्जेक्ट की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए मैं आज के इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो निर्वाचन आयोग है, कल भी कुछ आयोग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या होता है ना। इसकी संविधान में वर्णन है या नहीं है, यह संवैधानिक आधार है कि नहीं है। बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि जब हम आपको भाग पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर चर्चा किए थे। भाग 15 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि निर्वाचन आयोग का चर्चा किस भाग में किया गया है। तो भाग 15 में किया गया है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 324 से लेकर 329 तक। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस किस रेंज में क्या चीज़ का वर्णन है। इससे क्या होता है कि कई बार ऐसे ऑप्शन होते हैं एग्जाम में दोस्तों, जिससे कि आपको छांटने में आपका मदद मिल जाता है। ठीक है, तो भाग 15 के अधीन कौन कौन सा अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है तथा इसमें निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ये सब में आगे हम लोग 324, 25, 26, 27, 28, 29 सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ फैक्ट है उसे देख लेते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वह निकाय होता है दोस्तों जिसकी चर्चा संविधान में किया गया है। तो इसकी चर्चा संविधान में किया गया है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन या संरचना किस प्रकार से होती है? तो गठन या संरचना के बारे में आपको जिस तरह से बताया था दोस्तों, जब हम लोग न्यायपालिका पढ़ रहे थे तो वहाँ भी बताए थे कि न्यायपालिका का गठन कैसे होती है। तो आपको एक चीफ जस्टिस होता था, फिर अन्य न्यायाधीश होते थे। उसी आधार पर यहाँ भी देखेंगे दोस्तों कि निर्वाचन आयोग का गठन किस तरह से होती है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और फिर 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग होता है। ये आगे हम चर्चा करेंगे कौन कौन सा सदस्य वर्तमान में भी है। ठीक है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग होते हैं, आयुक्त होते हैं और फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। ये दोनों मिलकर ही निर्वाचन आयोग कहलाता है। और ये दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जब हम आपको राष्ट्रपति का क्लास बता रहे थे दोस्तों, तो वहाँ पर भी चर्चा किए थे कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति का ये आपका पावर है राष्ट्रपति को। तो जितने भी देश के प्रमुख पदाधिकारी होते हैं या अधिकारी होते हैं या उस पद की जो नियुक्ति करते हैं उस पद पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, ये वर्तमान में है, ये आगे चेंज भी होते रहेगा, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त है, आयुक्त कौन कौन है? सुखविंदर सिंह है, सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो चर्चा किए थे दोस्तों, भाग 15 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है और 324 से लेकर 329 में क्या क्या चीज का वर्णन किया गया, इसको हम लोग एक सरसरी निगाहों से देखने का प्रयास करते हैं। 324 कहता है दोस्तों निर्वाचन आयोग होगा, है ना। भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका निर्वाचन चुनाव आयोग किसका किसका आपका मतदान करवाएगा? तो संसद का, राज्य विधानमंडल का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ये सब के लिए है ना। वही यहाँ लिखा है, चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 324 करता है। किसका किसका चुनाव करता है? तो संसद का, यानी कि एमपी का चुनाव करता है। राज्य विधानमंडल एमएलए और एमएलसी का चुनाव करवाता है ना, एमएलसी का। फिर हम लोग देखेंगे ये राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सब किसके द्वारा होता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा ही संपन्न होती है। ये अनुच्छेद कहता है 324। 325 कहता है दोस्तों मतदाता सूची के बारे में। ठीक है, 325 किसके बारे में कहता है? मतदाता सूची के बारे में। इसमें कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है ना। यानी कि यहाँ पर भेदभाव की बात आ गया। ठीक है, यानी मतदाता सूची में भेदभाव नहीं किया जा सकता। 325 कहता है किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कि मतदाता सूची में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ये 325 कहता है। 326 की बात अगर करें तो ये वयस्क मताधिकार की बात करता है। दोस्तों, जब कभी क्वेश्चन टफ बनाना होता है तो इसे ये अनुच्छेद में हेल कर पूछ देता है ना। 326 क्या कहता है? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या कहता है दोस्तों? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार कहने का मतलब हुआ कि वैसे भी युवा जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके हैं वो मतदान करेंगे। ये अनुच्छेद 326 कहता है। ये मतदान लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर, नहीं कि लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वयस्क मताधिकार पर होते हैं। इसके अलावा आपका पंचायती राज वाला भी वयस्क मताधिकार पर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो वयस्क मताधिकार, ये वयस्क मताधिकार जो का आयु था दोस्तों 61वें संविधान संशोधन से पहले 21 वर्ष था न्यूनतम, यानी कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के युवा मतदान कर सकता था। लेकिन वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक वर्ष के युवा मतदान कर सकता है। ये 61वें संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। ठीक है, 327 की बात करें तो इसमें कहता है कि संसद की शक्ति होती है, यानी निर्वाचन से संबंधित कोई कानून बनाना हो तो ये संसद को मिलती है। तो यहाँ लिखता है कि संसद को
संसद को विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, यानी कि संसद को शक्ति मिलती है जब विधानमंडल का चुनाव होता है तो उसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। ये किसके तहत? अनुच्छेद 327 के तहत है। 328 कहता है कि राज्य विधायिका की शक्ति, कहता है राज्य के विधानमंडल को राज्य के भीतर चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, यानी कि 327 और 328 की अगर बात करें तो राज्य के विधानमंडल से संबंधित शक्तियां प्राप्त होती है। कौन कौन? राज्य विधानमंडल की शक्तियां प्राप्त होती है किसमें? 327 और 328 में। ठीक है। 329 कहता है न्यायालय का हस्तक्षेप चुनाव जिलों के परिसीमन या सीटों के आवंटन कानूनों की संवैधानिक वैधता को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चुनावी विवाद केवल चुनाव याचिकाओं के माध्यम से हल किए जा सकते हैं, न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। 329 कहता है। अगर एक बार हम रिकॉल करना चाहें दोस्तों तो 324 कह रहा था कि राज्य में एक निर्वाचन आयोग होगा। 325 कह रहा था कि मतदाता सूची में किसी तरह से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और लिंग के आधार पर। 326 में वयस्क मताधिकार की बात किया गया था, जबकि 327 और 328 की बात करें तो ये जो कर रहा था राज्य विधानमंडल से संबंधित शक्ति, चुनाव संबंधित कोई भी शक्ति किसको प्राप्त हो जाती है? संसद को प्राप्त होती है। 329 में कहा था दोस्तों कि आपका न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब इसके अगर कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो कार्यकाल कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु हो, जो पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष। जैसे अगर कोई व्यक्ति का उम्र जो है दोस्तों 62 वर्ष हो चुका है, अब 62 वर्ष की उम्र में वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं। ठीक है। तो 62 वर्ष के बाद अगर 6 वर्ष की ओर जाना चाहेगा तो इसे कितना जाना पड़ेगा? 68 वर्ष तक, जबकि 68 से पहले कौन आ जाएगा दोस्तों? 65 वर्ष आ जाएगा। तब ये 6 वर्ष का कंडीशन लागू नहीं होगा, तब उसे 65 वर्ष में ही ये रिटायर्ड होना पड़ेगा। ठीक है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की आपका ये क्राइटेरिया है। अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र में मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है तो 6 वर्ष तक अगर चलेगा तो ये 56 वर्ष पूरा करेगा, है ना, जबकि 65 वर्ष के लिए तो इसे 15 वर्ष तक जाना पड़ेगा, तब ये 65 वाला क्राइटेरिया नहीं चलेगा, तब ये 6 वर्ष वाला चलेगा। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा जो पहले हो। ठीक है। अन्य निर्वाचन आयोग की बात करें दोस्तों, इसका भी जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु है, जो पहले हो जाए, यानी कि मुख्य में 65 और अन्य में 62, सब कंडीशन उसी तरह से जो हमने अभी समझाया है। वेतन एवं भत्ते की बात करें दोस्तों तो कहता है कि मुख्य एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं, यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन एवं भत्ते मिलते हैं उसी तरह से इन्हें भी वेतन एवं भत्ते प्रोवाइड कराया जाता है। सदस्यों की संख्या की बात करें तो दोस्तों कहता है पहले निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय था, लेकिन अक्टूबर 1993 में इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है, जिसमें से एक क्या होता है दोस्तों? आपका चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन हो जाता है, चीफ इलेक्शन कमीशन, है ना, जो कि वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है, और 2 आपका सिर्फ इलेक्शन कमीशन हो जाता है, यानी कि अन्य चुनाव आयुक्त हो जाते हैं, जिसमें कि सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी हैं वर्तमान में। ठीक है। तो ये प्रावधान कब हुआ था? 1993 में हुआ था। आप जानते हो दोस्तों निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या है? तो अगर कार्य की बात करें तो जानेंगे कि चुनावी क्षेत्रों को परिसीमन करना। अब परिसीमन क्या है इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने का प्रयास करेंगे कि परिसीमन आयोग क्या होता है, परिसीमन किस तरह से किया जाता है ना। यानी कि ये सीधा जानेंगे कि संसदीय क्षेत्र या विधानमंडल क्षेत्र के सीमाओं को घटा बढ़ाकर सीटों में हेरफेर करना, ये परिसीमन होता है। तो ये सब चुनाव आयोग का कार्य, आगे चर्चा करेंगे। मतदाता सूची तैयार करना, ये चुनाव आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वर्तमान में 6 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल प्राप्त किया गया है। तो ये सब जो राजनीतिक दल की मान्यता देते हैं, ये प्रदान करते हैं, ये देते हैं या तो छीनते हैं, वो चुनाव आयोग का कार्य है। फिर क्या है? राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह देना, यानी कि जब राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है तो उसके लिए कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाए, ये चुनाव आयोग देते हैं। फिर चुनाव कराता है ना, चुनाव कराने का कार्य है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करता है ना, आचार संहिता कुछ कानून है दोस्तों, इसको भी तैयार किया जाता है। ये प्रमुख कार्य, इसे आप ध्यान रखेंगे। निर्वाचन आयोग की कुछ स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान, यानी कुछ स्वतंत्रता है निर्वाचन आयोग की, क्योंकि दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आयोग है निर्वाचन आयोग। इसे संविधान क्या करता है? कुछ छूट देती है, यानी निर्भय होकर कार्य करने के लिए संविधान इसे आपका कई तरह की छूट देती है। आइए देखते हैं क्या क्या छूट है। कहता है निर्वाचन आयोग सबसे पहले एक संवैधानिक संस्था है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, जो संविधान में उल्लेख किया गया है। मुख्य एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति हटा नहीं सकते हैं। हटाने का प्रोसेस क्या है दोस्तों? महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया क्या है? ये आपको राष्ट्रपति के चैप्टर में हम चर्चा कर दिए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दर्जा देता है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा, ये सब आपका दिया गया है, संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, सर्वोच्च न्यायालय की, अच्छा ये देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किस तरह से दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा दिया गया है। ठीक है। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ट्रीटमेंट किया जाएगा। नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति नियुक्त हो गया, जैसे कि अभी वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी आपका चुनाव आयोग पर ये नियुक्त हैं, अब ये पद ग्रहण करने के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये तो सब में लागू था, चाहे वो आपका न्यायाधीश हो या चुनाव आयोग हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है? चुनाव आयुक्त हो और लाभकारी परिवर्तन करने का मतलब हुआ कि जितना पेमेंट वर्तमान में उससे कम नहीं किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है। तो वो यहाँ लिखता है
वेतन कहाँ से मिलता है? तो वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ उपकरण के बारे में दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होता है, ईवीएम। ईवीएम का प्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं। आइए पहले इस इमेज को देखिए दोस्तों। ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये आपका ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। शुरुआत में इसका खूब सारा फुल फॉर्म पूछा गया था जब ये नया में आया था। यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये है वीवीपैट, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया था, उसके बाद में आपका वीवीपैट आया था, वीवीपैट, ठीक है। ये वीवीपैट का क्या काम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का क्या काम है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं, ठीक है। अभी आपको फोटो दिखाएं, जब आप कभी फोटो आपका मतदान करने जाएंगे, इसमें क्या होता है, बटन होता है और उसके सामने चुनाव चिन्ह होता है। यहाँ पर जो भी आपका क्या कहते हैं उसको, कैंडिडेट होता है, उसका नाम यहाँ पर उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वोट देंगे, ये क्या करता है, इसको वेरीफाई करता है। वेरीफाई करके क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई भी जिस व्यक्ति को आपने वोट दिया, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि वेरीफाई करता है कि उसी व्यक्ति को वोट दिया गया है। यहाँ पर फोटो दिख जाता है, चुनाव चिन्ह दिख जाता है और नाम भी दिख जाता है, ठीक है। ये वीवीपैट मशीन है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग ईवीएम के बारे में। कहता है ईवीएम सबसे पहले केरल के पारूल विधानसभा के 50 बूथ पर मई 1982 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, तो मई 1982 में। कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था। केरल में भी कौन सा विधानसभा क्षेत्र? पारूल विधानसभा क्षेत्र में 50 बूथ पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। जबकि नवंबर 1998 की बात करें दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभा क्षेत्र के चुनावों में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। पहली बार 1982 में, फिर 1998 में। उसके बाद में क्या किया है दोस्तों कि ईवीएम से पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य बन गया था कौन? गोवा। निश्चित रूप से गोवा बनाएगा दोस्तों, क्योंकि गोवा सबसे कम, गोवा में कम जनसंख्या वाला राज्य में से एक है, ठीक है। सबसे कम नहीं कर सकते, सबसे कम तो सिक्किम है, विकसित है और कम जनसंख्या भी है गोवा। ये 2004 में कराया था, ठीक है। 2004 में पहली बार ईवीएम से पूरा चुनाव कराने वाले प्रथम राज्य गोवा। और 2004 में पहली बार संपूर्ण असम चुनाव ईवीएम से कराया गया था। 2004 में पूरे असम में ईवीएम से ही चुनाव कराया गया था। जबकि 2009 में यह प्रावधान किया गया, जितने भी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव होगा सभी में ईवीएम का प्रयोग होना क्या है, अनिवार्य रूप से कर दिया गया था। यानी कि ये सफर शुरू हुआ था 1982 से और सक्सेस मिला जाके कहाँ, कब? 2009 में। ये थोड़ा सा हिस्ट्री है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब जो इधर वाला आपको फोटो दिखाए थे, ये क्या है दोस्तों? वीवीपैट है। वीवीपैट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वीवीपैट का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जा सकता है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। कहता है ईवीएम की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए वीवीपैट मशीन का प्रयोग किया जाता है। वीवीपैट व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? कहता है वोट डालते ही तुरंत एक कागज की पर्ची निकलती है, उस पर उम्मीदवार का नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा हुआ रहता है ना। स्क्रीन पर भी दिखता है और कागज भी निकलती है। ये वीवीपैट मशीन होती है, ठीक है। सबसे पहले इसका प्रयोग 2013 में किया गया था नागालैंड में, है ना, नागालैंड के चुनाव में। ईवीएम का केरल के पारूल विधानसभा क्षेत्र में, जबकि वीवीपैट का प्रयोग सबसे पहले नागालैंड में किया गया था 2013 में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन 2013 में बनाया था। इसे आप ध्यान रखेंगे, 2013 में ही आपका नागालैंड में प्रयोग भी किया गया था। अब जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने वाले के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या आवश्यक शर्त है, ठीक है। तो इसमें 4 शर्त है दोस्तों, 4 शर्त को अभी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या क्या शर्त है? पहला शर्त है दोस्तों कि पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध वोटों का 6% प्राप्त या पार्टी के 4 उम्मीदवार जीते हों, ठीक है। पहला शर्त है दोस्तों कि कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध वोटों का, यानी जितने की वैलिड वोट है उसका 6% अगर कोई पार्टी प्राप्त कर लेता है, या फिर पार्टी के 4 उम्मीदवार जीत जाता है ना। पार्टी के कितने उम्मीदवार? 4 उम्मीदवार जीत जाए, या फिर 4 राज्यों में से जितना भी वोट प्राप्त टोटल है, वोट पड़ता है, उसका 6% प्राप्त हो जाता है, तब उसे क्या किया जा सकता है दोस्तों? लोकसभा या विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल का घोषित किया जा सकता है। ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त कहता है दोस्तों कि पिछले चुनावों में लोकसभा की कम से कम 2 सीटें, पिछले चुनावों में लोकसभा की कम से कम 2 सीटें जीती हों, या कम से कम 3 राज्यों में जीत हासिल की हों। 3 राज्य में हो जाए या फिर लोकसभा चुनाव में 2 सीट जीता हो, ठीक है। ये दूसरा शर्त है। फिर तीसरा शर्त क्या कहता है दोस्तों कि कम से कम 4 राज्यों में पार्टी की दर्जा प्राप्त हो, यानी कि कुछ वैसे ऐसा पार्टी जिसमें कि 4 राज्य में पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा हो। एक राष्ट्रीय पार्टी होता है दोस्तों, एक राज्य पार्टी होता है, एक क्षेत्रीय पार्टी होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो कम से कम 4 राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, या फिर दूसरा में क्या था दोस्तों कि लोकसभा के चुनाव में 2 सीट जीता हो कम से कम, या फिर 3 राज्यों में जीत हासिल की हो, या फिर पहला क्या था दोस्तों 4 राज्यों में से जितने वोट पड़ा उसके वैध मतों का 6% प्राप्त करता हूं, या फिर लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 उम्मीदवार जीता हूं, तो वैसे व्यक्तियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। इस अनुसार से अगर देखा जाए दोस्तों कि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, तो 6 हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन है? भारतीय जनता पार्टी, कमल जो सबसे बड़े पार्टी के रूप में अभी उभरा हुआ है, भारतीय कमल छाप है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि पंजा छाप है, बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप है, असम को छोड़कर, यानी असम में ये यही है, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी के लिए हंसिया, हथौड़ा और आपका चांद तारा है, ठीक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये पुस्तक
पुस्तक छाप है, ठीक है। फिर है आम आदमी पार्टी, जिसको हम लोग आप पार्टी भी कहते हैं, ये केजरीवाल का पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू है। ये दो नए पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो 6 है। अगला कहता है तो मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र, कहता है निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनावों में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया था। यानी कि कई बार क्या होता था कि चुनाव के दौरान कुछ पार्टियों के द्वारा जाली मतदान पहचान प्रमाण पत्र लेकर मत प्राप्त कर लेता था। इसी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने 1993 में फोटो वाला पहचान पत्र जारी किया था। इसे आप ध्यान रखिए, फोटो युक्त पहचान पत्र, जिसको हम लोग वोटर कार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। पंजीकृत मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची है। यानी मतदाता सूची में नाम रहेगा तब उसे फोटो पहचान पत्र प्रमाण पत्र ये मिलेगा। समान रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है ना, बीएलओ के द्वारा संशोधन किया जाता है, बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा, और नवंबर की पहली तारीख पात्रता तिथि मानी जाती है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या इससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ठीक है। मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और इसके लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। यानी कि नवंबर की पहली तारीख से ये नए व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल होने का ये प्रावधान होता है, जिसका उम्र 18 वर्ष हो चुका है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद फोटो युक्त पहचान पत्र प्रमाण पत्र का पात्र हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि मतदान का अधिकार यह एक कानूनी अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि ये कानूनी अधिकार कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि ये जन्म से प्राप्त नहीं होता है। मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है दोस्तों जिसे जन्म लेते हैं ये प्राप्त हो जाता है। और कानूनी अधिकार क्या होता है कि इसे मांगना पड़ता है और ये जन्म होते ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दल उसका चुनाव चिन्ह है, इसे एक झलक देख लेते हैं, याद रखने की उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, जो चर्चा में रहता है उसे आप याद रखेंगे। तेलुगु देशम पार्टी साइकिल छाप है, आंध्र प्रदेश का है। समाजवादी पार्टी साइकिल छाप है, उत्तर प्रदेश का है। असम गण परिषद हाथी छाप है, असम का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान छाप है, झारखंड का है। लोक जनशक्ति पार्टी बंगला छाप है, बिहार का है। तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी कौन स्कार छाप है, तेलंगाना का है। पेंथर्स पार्टी साइकिल छाप है, जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हल छाप है, जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप है, बिहार झारखंड, बहुत इंपॉर्टेंट बिहार के वासियों के लिए। शिवसेना तीर कमान महाराष्ट्र का है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शेर छाप है, पश्चिम बंगाल। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दो पत्ती तमिलनाडु का है, नाम से ही लग रहा है ना। फिर अगर हम बात करें महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी शेर छाप आपका गोवा में है। सिक्किम संग्राम परिषद हाथी छाप सिक्किम में है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम उगता सूरज तमिलनाडु और पुदुचेरी में है। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल मुर्गा छाप नागालैंड में। अकाली दल बादल छाप तराजू अकाली दल ये बादल का है, तराजू छाप है पंजाब में है। जनता दल तीर छाप बिहार झारखंड नीतीश कुमार वाले हैं। मुस्लिम लीग सीढ़ी छाप केरल में है, ठीक है। इस प्रकार से आपका दोस्तों चुनाव आयोग समाप्त हो जाती है। इसे आप ध्यान में नहीं रख सकते हैं, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। अब दूसरे टॉपिक की ओर हम चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, है ना। इसकी हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, इसकी हिस्ट्री कहता है और स्थापना की बात कहता है भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1926 में। कब हुई थी दोस्तों, 1926 में हुई थी, ठीक है, 1926 में। किस अधिनियम के द्वारा, तो कहता है 1919 के भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। ली कमीशन की सिफारिश पर हुई थी, आगे चर्चा करेंगे। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। कौन सा सिफारिश किया था दोस्तों, विधि आयोग ने सिफारिश किया था। 24 में स्थापना हुआ था 1926 में। अब जानते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से कि क्या क्या कहता है आपका लोक सेवा आयोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग पीएससी के नाम से जानते हैं। कहता है भारत में दोस्तों केंद्रीय यानी केंद्र लेवल पर यूपीएससी या राज्य लेवल पर एसपीएससी यानी कि स्टेट पीएससी, ठीक है, पर सिविल सेवाओं में योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत यह निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने और अनुशासित शासनिक मामलों पर सलाह देने का काम करता है। इसका गठन 1926 में हुआ था, अभी चर्चा की थी इसका गठन 1926 में। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि लोक सेवा आयोग की चर्चा किस भाग में है, 14 में है। कहां से कहां तक, 315 से लेकर 323 तक है, ठीक है। जबकि भाग 15 में 324 से 329, जो कि अभी हमने पढ़ दिया, निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसकी स्थापना 1926 में हुई, 1919 के अधिनियम के तहत। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, यूपीएससी कहता है केंद्रीय सेवाओं अखिल भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन कराता है। इसी के तहत आपका आईएएस आईपीएस ये सब बनते हैं आपके, ठीक है। लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग क्या कहता है दोस्तों कि संबंधित राज्य की सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाएं कराती है। जैसे बिहार में देखा जाए बीपीएससी है, झारखंड में जेपीएससी है, ठीक है। संवैधानिक स्थिति क्या है, कहता है अनुच्छेद 315 के तहत केंद्र एवं राज्यों के लिए आयोग का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 316 के तहत अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 316 के तहत किया जाता है, ठीक है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसकी कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो कहता है कि यूपीएससी के सदस्य की कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक है या 6 वर्ष तक है। जैसे कि अभी आपने देखा था कि आपका इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो उसमें भी 65 वर्ष या 6 वर्ष तक जो पहले हो जाए, ठीक है। और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए
62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है। ठीक है, उसी ढंग से इसका भी कार्यकाल है। भर्ती किसको किसको कहता है, या आईएएस आईपीएस यूपीएससी के द्वारा करवाया जाता है। और राज्य सिविल सेवाओं एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जैसे प्रतिष्ठित नौकरियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। क्या क्या काम है दोस्तों, सिविल सेवा में नियुक्तियों के लिए परीक्षा एवं साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू कराना, सरकार को भर्ती, प्रमोशन और अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित मामलों पर सलाह देना, ये सब काम है आपका लोक सेवा आयोग की, है ना। यहाँ पर कई चर्चा ऊपर कर दिया गया था। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसको दोस्तों, राष्ट्रपति में। कि संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होगा, ये राष्ट्रपति को ये शक्ति है। ठीक है, वर्तमान में इसकी संख्या कितना है दोस्तों, 10 सदस्य है। ठीक है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है। यदि 6 वर्ष के भीतर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो वे पद से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि वही बात है दोस्तों जो अभी हमने समझाया था कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, इनके सदस्यों का कार्य किसका, यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग की। अब अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग की, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है ना। इन्हीं की अगर बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल, परंतु उन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट, नियुक्ति तो कर सकते हैं राज्यपाल, लेकिन इसे हटा नहीं सकते। हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश चाहिए। आगे हम चर्चा करेंगे कि अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो। यानी कि राज्य वाला के लिए 62 वर्ष, जैसे आपने देखा था कि मुख्य आपका चुनाव आयुक्त के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष और अन्य के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बात करें अगर, तो अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल में आपका राज्य लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष या 62 वर्ष है जो पहले पूरा हो जाता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं, ये तो बताएं दिए। कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट एवं संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। यानी कि हटा नहीं सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल तो करते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं हटा सकते। हटाएंगे कौन, राष्ट्रपति, वो भी किसके सिफारिश पर, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत हटाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों लोक सेवा आयोग भी आपका समाप्त हो जाती है। आइए इस लेक्चर के आखिरी आयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है वित्त आयोग। ठीक है, इनकी फाइनेंशियल कमीशन। क्या कहता है वित्त आयोग दोस्तों, कहता है वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति। जितने भी प्रमुख आयोग हुए दोस्तों सबको अधिकार किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य की नियुक्ति किए जाते हैं। ठीक है, कितने अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद की प्रत्येक सदन में समक्ष रखकर बताए। तो बताए हैं पहले राष्ट्रपति के जब कार्य की पढ़ाए थे तो वहां पर बताए थे कि वित्त आयोग के जो भी आपका सिफारिश है उसको संसद के समक्ष रखवाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 281 के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आई या तो हिंदी में कहें तो झ के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी दोस्तों कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके तहत किया गया है, अनुच्छेद 243 के आई के तहत। कैसे याद रखेंगे, 243 आई पर क्या रखेंगे, इनकम मतलब आय। ठीक है, यानी कि वित्त आय का मतलब रुपया पैसा से संबंधित। वित्त आयोग की प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ये ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि वित्त आयोग के क्या क्या प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, तथा वित्त आयोग के द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। यानी कि अभी आपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध पड़े थे, है ना। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, तो इसमें विधायी संबंध भी था, वित्तीय संबंध भी था, प्रशासनिक संबंध भी था। सभी संबंधों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। ये जो वित्तीय संबंध की बात करता है ये वित्त आयोग करता है, यानी संघ और राज्य के बीच किस ढंग से आपका वितरण किया जाए आमदनी को। अगला कार्य क्या है दोस्तों कि वित्त आयोग भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। यानी रुपया पैसा से संबंधित किस राज्य को कितना पैसा दिया जाए, कितने हिस्से में दिया जाए, ये सब सिफारिश वित्त आयोग करते हैं। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय करता है। यानी कि राज्य वित्त आयोग के द्वारा ही दोस्तों नगर पंचायत और आपका पंचायत के लिए रुपये पैसे की जो आवंटन करवाता है ये राज्य वित्त आयोग करवाता है। ठीक है, नगर पालिका की चर्चा किसमें है दोस्तों, नगर पालिका में वित्त आयोग के लिए तो 243 के वाई में है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चौथा कार्य क्या है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। यानी कि राष्ट्रपति कुछ सलाह मांगता है कि किस ढंग से देश की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए तो वो सलाह भी देने का कार्य करता है। तो अब तक दोस्तों आपका 15वीं आपका वित्त आयोग का गठन हो चुका है। इसके अलावा 16वीं का भी आपका 15वीं वित्त आयोग चल रहा है और 1 अप्रैल 2026 से 16वीं वित्त आयोग भी का सदस्य भी नियुक्त, अध्यक्ष भी नियुक्त हो गया है। आइए एक बार सरसरी निगाहों से हम देखते हैं कि वित्त आयोग के कौन कौन से अध्यक्ष हुए हैं। ठीक है, तो वित्त आयोग की गठन पहली बार 1951 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता केसी नियोगी किए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। दूसरे में के संतानम थे, एक चंदा थे। सबको आपको ध्यान नहीं रखना है, डायरेक्ट आ जाइए कि वर्तमान में जो 1 अप्रैल 2026 से चलेगा वो कौन सा वित्त आयोग चलेगा दोस्तों, 16वीं वित्त आयोग चलेगा, जिसकी अध्यक्ष भी घोषित कर दिया गया अरविंद पनगड़िया, जो 2026 से लेकर आगे तक रहेगा। ठीक है,
तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये लेक्चर समाप्त हो जाती है आयोग वाला। कुछ और अन्य आयोग है उसके बारे में भी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आता हो तो हमारे चैनल जी के हब बाय रामविलास सर है, इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।